केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था मंत्रिमंडल पर आधारित है। हमारी राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत विस्तार से नहीं लिए गए हैं, परंतु दो अनुच्छेदों 74 एवं 75 में इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हताओं, शपथ एवं वेतन और भत्तों से संबंधित है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उसकी सलाह एवं अनुसार ही कार्य करेगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में नए उपबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किया गया है। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, उसी प्रकार अभिव्यक्त होंगी। राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार अधिप्रमाणित किए गए किसी आदेश अथवा प्रपत्र की वैधता पर इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उक्त आदेश अथवा प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अथवा निष्पादित है। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाहियों को और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के संबंध में नियम बनाएंगे। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचित करे। कि संघ के प्रशासन आदि के संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधायनों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करे। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले पर जिसमें कि किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेज दे। अनुच्छेद 88 सदन में मंत्रियों के अधिकार।
प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। उसे संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भी भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। यह उपबंध राष्ट्रपति एवं मंत्रियों के बीच एक अंतरंग और गोपनीय संबंधों पर बल देता है। 1971 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन होने के बाद भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। अनुच्छेद 74 अनिवार्य है, अतः राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह के नहीं कर सकता। बिना सलाह एवं सहायता के कार्यकारी शक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा और यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। पुनः 1974 में न्यायालय ने कहा, जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, यह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग और कार्य करता है। मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। सामान्यतः लोकसभा राज्यसभा से ही संसद सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति होती है। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद पर सुशोभित होता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। निर्वाचन से अथवा नामांकन से नहीं तो उसका मंत्री पद रद्द कर दिया जाता है। एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु वह उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है। मंत्रियों द्वारा दी जाने वाली शपथ एवं उनका वेतन। मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में वह कहता है, मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूँगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूँगा। अपनी गोपनीयता की शपथ में मंत्री शपथ लेते हैं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। सन 1990 में देवीलाल द्वारा उप प्रधानमंत्री की शपथ को
इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह असंवैधानिक है और संविधान में केवल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का उपबंध है। उच्चतम न्यायालय ने इस शपथ को वैध ठहराया और कहा किसी व्यक्ति की उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति केवल व्याख्यात्मक है और ऐसी व्याख्या उसे प्रधानमंत्री की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती। इसमें कहा गया कि किसी मंत्री की उप प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी प्रकार के मंत्री जैसे राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री के रूप में व्याख्या जो कि संविधान में वर्णित नहीं है, उसके द्वारा ली गई शपथ को अवैध घोषित नहीं करती। यदि उसके द्वारा ली गई शपथ का वास्तविक भाग सही है। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करती है। एक मंत्री एक संसद सदस्य को दिए जाने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषय भत्ते उसके पद के अनुसार मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा आदि प्राप्त करता है। सन 2001 में प्रधानमंत्री का व्यय विषय भत्ता बढ़ाकर 1500 से 3000 रुपये कर दिए गए। अगर प्रति माह केंद्रीय मंत्री के लिए 1000 से 2000 रुपये प्रति माह, राज्य मंत्री के लिए 500 से 1000 रुपये और उप मंत्री के लिए 300 से 600 रुपये कर दिया गया। मंत्रियों के उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वे एक दल की तरह कार्य करेंगे और समान रूप से उत्तरदायी होंगे। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को, जिसमें कि राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हों, त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे सकती है कि सदन जनमत का निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व नहीं करता है और नए चुनाव की मांग करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, यहाँ तक कि यह मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार इसके विरुद्ध हों। सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने तथा संसद के बाहर और भीतर उसका समर्थन करे। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। पूर्व में कई मंत्रियों ने मंत्रिमंडल के साथ अपने मतभेद के चलते कई बार त्यागपत्र दिए हैं। उदाहरण के लिए 1953 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने साथियों के साथ मतभेद के चलते त्यागपत्र दे दिया था। CD देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर मतभेद के कारण त्यागपत्र दिया था। आरिफ मोहम्मद ने मुस्लिम महिला तलाक से बचाव का अधिकार अधिनियम 1986 के विरोध में त्यागपत्र दे दिया था। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। विचारों में मतभेद के कारण अथवा किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है।
अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। इस शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम की सिद्धि कर सकता है। इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पाया कि सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जब तक कि हम ऐसे कार्यालय को निर्मित न करें और उसे मंत्रियों को नामित और बर्खास्त करने की शक्तियां प्रदान न करें, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं हो सकता। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व मंत्री पर होता है तथा वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटेन में यह मुहावरा विधिक रूप से मान्य है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, अतः उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी ओर भारत में संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे। यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह की जांच भी न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है। मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। उनके बीच का अंतर है उनका पदक्रम, वेतन तथा राजनैतिक महत्व। इन सभी मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो सरकार का उच्चतम कार्यकारी है। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जैसे गृह, वित्त, विदेश, अन्य मंत्रालय होते हैं। वे कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों में भाग लेते हैं तथा नीति निर्धारण व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इनके उत्तरदायित्व की परिधि संपूर्ण केंद्र सरकार पर है। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय विभागों को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अथवा उन्हें कैबिनेट के मंत्री के साथ सहयोग बनाया जा सकता है। सहयोग के मामलों में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है अथवा मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है। दोनों ही मामलों में वे कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह तथा उसकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं। स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपने मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्री की तरह ही पूरी शक्ति व स्वतंत्रता से करते हैं। हालांकि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं तथा उनकी बैठकों में भाग नहीं लेते। वे तब तक बैठक में भाग नहीं लेते जब तक उन्हें उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाए। इस क्रम में अगला क्रम उपमंत्रियों का है। उन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभाव नहीं दिया जाता है। उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। ये किसके सहयोगी हैं? कैबिनेट के और राज्य मंत्रियों के। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं तथा कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है, जिन्हें संसदीय सचिव भी कहा जाता है। वे मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी हैं, जो सचिव होते हैं।
जिसे मंत्रालय भी कहा जाता है। उनके पास कोई विभाग नहीं होता है। वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। हालांकि 1967 से राजीव गांधी की सरकार के प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। कई बार मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। उप प्रधानमंत्री मुख्यतः राजनीतिक कार्यों से नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। ये एक दूसरे से अपनी संरचना, कार्यों व भूमिकाओं के कारण भिन्न हैं। ये अंतर तालिका 20.2.1 में दिए गए हैं। मंत्रिमंडल की भूमिका। यह हमारी राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है। यह केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है। यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श उस पर बाध्यकारी है। यह मुख्य आपदा प्रबंधक है और सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है। यह सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों से निपटती है। यह उच्चतम स्तर पर जैसे संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है। यह विदेश नीतियों और विदेश मामलों को देखती है। भूमिका का वर्णन। कई प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने कैबिनेट की भूमिका की, विशेष रूप से ब्रिटिश कैबिनेट की भूमिका की व्याख्या की है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी सही है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। रैमजे म्योर ने इसे राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील कहा है। लॉवेल कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है। सर जॉन मैरियट कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर राजनीतिक मशीनरी घूमती है। ग्लैडस्टोन कैबिनेट सूर्य के समान है। बर्कर कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। बोगहार्ट कैबिनेट हाइफन है, जो कार्यपालिक एवं विधायी विभाग दोनों के साथ जुड़ी होती है। आइवर जेनिंग्स कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। LSME कैबिनेट सरकार को निर्देशित करने वाला मुख्य उपकरण है। ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट की भूमिका इतनी सशक्त प्रतीत होती है कि रैमजे म्योर इसे कैबिनेट की तानाशाही कहते हैं। अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड में लिखते हैं कि यह एक ऐसा निकाय है जो अत्यधिक शक्तिशाली है तथा इसका वर्णन सर्वशक्तिमान निकाय के रूप में किया जा सकता है। जब भी यह बहुमत द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करती है तो यह स्थिति प्रसार द्वारा प्राप्त अर्हक निरंकुशता जैसी होती है। यह निरंकुशता पिछली 2 पीढ़ियों की तुलना में अधिक पूर्ण है। यह विवरण भारतीय संदर्भ में भी काफ़ी हद तक सही है।
आंतरिक किचन कैबिनेट। यह कैबिनेट 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहलाने वाला यह छोटा निकाय सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने 2 से 4 प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है, जिनसे वह हर समय की चर्चा करता है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अपितु इसके बाहर के भी, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र व पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती है, एक घेरे के अंदर घेरा। इंदिरा गांधी के ज़माने में आंतरिक कैबिनेट अति शक्तिशाली थी, जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाने लगा। प्रधानमंत्री ने आंतरिक कैबिनेट यानी कि संविधानेतर का आश्रय निम्न कारणों से लिया। यह एक छोटा अंग है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। इसकी बैठकें होती रहती हैं और यह सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से निपटती है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दों पर निर्णय लेने में गोपनीयता बरतने में सहायता करती है। हालांकि इसके कई दोष भी हैं, जैसे यह एक उच्चतम निर्णय करने वाले अंग के रूप में कैबिनेट की महत्ता व अधिकारों को कम करती है। बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है। आंतरिक या किचन कैबिनेट का सिद्धांत, जहां पहले से तय निर्णयों को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, भारत में अनोखी नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन में यह प्रचलन में है तथा सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने में काफ़ी शक्तिशाली है। मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। 78 राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। 88 सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। मंत्रिमंडलीय समितियां। मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं। मंत्रिमंडलीय समितियों की निम्न विशेषताएं हैं। अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर हैं। दूसरे शब्दों में इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तथापि कार्य नियमों में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है। ये समितियां 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी तथा तदर्थ। अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है। ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती है, इसलिए इनकी संख्या तथा गठन समय के साथ बदलता रहता है। इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है।
सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते हैं। इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी होते हैं। समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं। कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हों तो अध्यक्षता वही करते हैं। समितियां न सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती हैं और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए सांगठनिक युक्ति की तरह है। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती है तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती है। ये श्रम और प्रतिनिधिमंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित है। मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची 1994 में निम्नलिखित 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थीं। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, प्राकृतिक प्रकोपों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, विदेशी निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण से संबंधित कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, व्यापार एवं निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, व्यय के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, आधारभूत संरचना के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 2013 में निम्नलिखित 10 समितियां अस्तित्व में थीं। आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडल समिति, विश्व व्यापार संगठन WTO के मामले के लिए मंत्रिमंडलीय समिति और निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 8वां UIDAI के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। वर्तमान में 2019 निम्नलिखित 8 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत हैं। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, निवेश एवं वृद्धि पर मंत्रिमंडलीय समिति, रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य निम्नलिखित 4 अधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती है। आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है, उनकी में समन्वय भी स्थापित करती है। नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेती है। संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है। उपरोक्त 4 में से पहली 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा अंतिम चौथी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। सभी मंत्रिमंडलीय समितियां सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है।
जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। मंत्रियों के समूह। मंत्रिमंडलीय समितियों के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों विषयों को देखने के लिए कुछ मंत्री समूहों का भी गठन किया गया है। इनमें से कुछ मंत्री समूहों को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष समूह अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेजते हैं। मंत्री समूह नामक संस्था विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाने के लिए वहनीय तथा प्रभावकारी उपकरण के रूप में सामने आई है। ये वे तदर्थ निकाय हैं जो कुछ आवश्यक विषयों तथा नाजुक समस्याओं पर मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं देने के लिए गठित किए जाते हैं। जिस मंत्रालय के लिए मंत्री समूह का गठन होता है उसका मंत्री समूह में शामिल रहता है, और जब सलाह देने का काम समाप्त होने पर मंत्री समूह भी भंग कर दिया जाता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 2009 ने मंत्री समूहों के कामकाज पर निम्नलिखित टिप्पणी दी और तथा अनुशंसाएं की। आयोग की राय में बड़ी संख्या में मंत्री समूहों के गठन से अनेक मंत्री समूह अपने निर्धारित कार्य पूर्ण करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित नहीं हो पाते, जिससे कई बड़े मामलों में काफ़ी विलंब हो जाता है। आयोग ने अनुभव किया कि मंत्री समूहों की संख्या के अधिक चयनात्मक उपयोग से उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, विशेषकर तब जब उन्हें मंत्रिमंडल की ओर से एक निर्णय तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त हो। अपने कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करने के लिए आयोग ने अनुशंसा की कि इस बारे में सुनिश्चित हो लेने की आवश्यकता है कि मंत्री समूहों में विद्यमान समन्वय प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करती है तथा उससे मुद्दों के शीघ्र समाधान में सहायता मिलती है। चयनात्मक लेकिन प्रभावकारी उपयोग, साथ ही स्पष्ट आदेश तथा निर्धारित समय सीमा के रहते ही मंत्री समूहों का लाभ उठाया जा सकता है। आ गया सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। सबसे अधिक क्वेश्चन जो है यूपीएससी में इसी चैप्टर से आते हैं। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति के आदि के बारे में वर्णन किया गया है। संसद का गठन। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा निचला सदन, पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण राज्य में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है,
जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज यानी कि राजा या रानी, क्राउन रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन व हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन से मिलकर बनती है। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन होते हैं। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है। वहीं दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। दोनों सदनों की संरचना। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें 238 सदस्य राज्य और संघ क्षेत्रों से और 12 जो सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 239 सदस्य राज्यों से और 4 जो है संघ शासित प्रदेश से। प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों को सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं जबकि त्रिपुरा में 1 सदस्य। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं। अर्थात अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस चुनाव के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 9 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 3 दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य 6 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या
नाम निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। 12 जो सदस्य नामित करता है उसमें ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। इसका उद्देश्य यही है कि बिना चुनाव के जो है राज्यसभा में जा सके। जहां यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है। अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है। लोकसभा की संरचना। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के और 20 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को राष्ट्रपति नामित करता है। एंग्लो इंडियन जो समुदाय हैं उनसे 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें 530 राज्यों से और 13 जो है संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति नामित करता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। संविधान में संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए थी, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लोकसभा की चुनाव प्रणाली। लोकसभा चुनाव प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में संविधान ने 2 उपबंध बनाए हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या में से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए तथा साध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता है जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसके आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में तथा साध्य एक ही हो। संक्षेप में, संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो। जनसंख्या से आशय अंतिम जनसंख्या की गणना से है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं।
प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है। राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद ने 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर इस प्रतिबंध को 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों यानी वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चौरासीवें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन एवं संयुक्तिकरण कर सकती है। बाद में 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। हालांकि संविधान में किसी धर्म विशेष को प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए था। उसके बाद इसे 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी सामान्य चुनाव लड़ने का अधिकार है। 84वें संविधान अधिनियम 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 की बजाय 2001 की जनगणना के अनुसार नियत किया गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी प्रथम प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार बनाया गया। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
दूसरे शब्दों में, यह अल्पसंख्यकों, छोटे समूहों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल में इसका हिस्सा मिलता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार हैं, जिसके नाम हैं एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था में अपनाया गया है। यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की थी, लेकिन इसे संविधान में दो कारणों से नहीं अपनाया गया। मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया, जो कि जटिल है, समझने में कठिनाई, क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर कम है, बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता। इसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। यह काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है। यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करती है। यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है। यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। यह पार्टी व्यवस्था को महत्व को बढ़ावा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती है। दोनों सदनों की अवधि। राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक अस्थायी संस्था है। इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते। ये सीटें चुनाव के द्वारा भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में चयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया था। इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया। पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाए। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया। लोकसभा की अवधि। लोकसभा की अवधि। राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले ही किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है। संसद की सदस्यता। अर्हताएं। संविधान में संसद में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए,
उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। अपनी शपथ में वह सौगंध लेता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। उसी राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हों। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हताएं निर्धारित की हैं। उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। निरर्हताएं। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। संसद द्वारा तय किए कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर यदि वह विकृत चित्त और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है, यदि वह घोषित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, उसने किसी विदेशी नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभी स्वीकार किया हुआ है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निरर्हित कर दिया जाता है। संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अन्य निरर्हताएं निर्धारित की हैं। वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण अर्हता नहीं है, वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो, उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो, वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर न हो जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो, उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो। उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो, उसे इनमें छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रसार में संलिप्त न पाया गया हो। किसी सदस्य में उपरोक्त निरर्हताएं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। यद्यपि राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए। दल बदल के आधार पर निरर्हता। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से निरर्ह ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निरर्ह करार दिया जा सकता है अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो, अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है,
अगर निर्दलीय चुना गया है, सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है। न कि भारत का राष्ट्रपति। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित स्थितियों में संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है। दोहरी सदस्यता। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से एक ही सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना पड़ता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। निरर्हता। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निरर्हता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसे रिक्त स्थान पर रिक्त हो जाता है। यहाँ अविनिर्दिष्ट निरर्हता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निरर्हता में दल बदल भी शामिल है। पद त्याग। कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वास्तविक नहीं है। अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। अन्य स्थितियाँ। किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। अगर कोई निरर्ह व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। शपथ या प्रतिज्ञान। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के
के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। शपथ या प्रतिज्ञा में संसद सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जब तक सदस्य शपथ नहीं ले लेता तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है और न ही मत दे सकता है। वह संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का भी हकदार नहीं होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले अगर वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता या वह सदस्यता के लिए अर्हता नहीं रखता है, जब उसे मालूम हो कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है। वेतन और भत्ते। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया। वह 2018 में सदस्यों को वेतन ₹50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये जो है प्रति माह कर दिया गया। चुनाव क्षेत्र भत्ता जो है 45,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दिया गया चुनाव क्षेत्र भत्ता, तथा कार्यालय खर्च के लिए जो है 45,000 से बढ़ा कर के 60,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इसके पहले 2010 में कार्य करने के दौरान प्रत्येक दिन के आवासन के लिए दैनिक भत्ता ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रतिदिन कर दिया गया था। दैनिक भत्ता जो है 1,000 से 2,000 रुपये कर दिया गया था। 1976 से सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के रूप में हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने के हकदार हो गए। इसके अलावा उन्हें यात्रा सुविधाएं, मुफ्त आवास, टेलीफोन, वाहन खर्च, चिकित्सा सुविधा आदि भी मिलती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते भी संसद निर्धारित करती है। वह भारत की संचित निधि पर भारित है। वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है। 1953 में संसद के अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में के अंतर्गत संसद के पदाधिकारी का नाम निम्न में से किसी पदाधिकारी भी हो सकता है: राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 25 लाख प्रति माह से बढ़ाकर जो है 4 लाख हो गया ना, बढ़ाकर 4 लाख कैसे होगा, 40 होगा ना, 40 लाख प्रति माह कर दिया। उसी प्रकार संसद के अन्य पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति उसी दर पर वेतन एवं भत्ते लेने के अधिकारी हैं जो दर संसद सदस्यों के लिए निर्धारित है। इसके अलावा संसद का प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति के अतिरिक्त अन्य दैनिक भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकारी है। पूरे कार्यकाल के लिए प्रतिदिन
जिस दर पर संसद सदस्यों को देय है, साथ ही संसद के प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति को छोड़कर को उसी दर पर चुनाव क्षेत्र भत्ता देय है जो दर संसद सदस्यों पर लागू है। उसी अधिनियम के अनुसार लोकसभाध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता उसी दर पर प्राप्त होता है जो दर कैबिनेट मंत्री को देय है। उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति को भी न्यायिक भत्ता मिलता है। वह राज्य मंत्री को देय दर के बराबर होता है, ₹1000 प्रति माह। ये मुझे लग रहा है ना 2.5 लाख है प्रति माह से, अब जो है उसको 4 लाख कर दिया गया है। संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति या उपसभापति। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। मतलब इन लोगों का अपना पैनल भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष। निर्वाचन एवं पदावधि। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवनकाल तक पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में से इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पदत्याग करे, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाएं। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय को कम से कम 14 दिन की सूचना दे दी गई हो। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है। वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। भूमिका, शक्ति व कार्य। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अतः वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि उससे अधिक है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं तथा वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों, भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्ति व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। अध्यक्ष की शक्तियां व कर्तव्य निम्नलिखित हैं। सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है। यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है। उसका निर्णय अंतिम होता है।
सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन, नियम तथा संसदीय पूर्वाधारों का अंतिम व्याख्याकार होता है। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी कि कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है। इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में जाने की अनुमति नहीं होती है, अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने को छोड़कर। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा को किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न का निपटारा करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करती है, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं और लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। स्वतंत्रता व निष्पक्षता। चूंकि अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित है, अतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्तें हैं। निम्नलिखित उपबंध अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। वह सदन के जीवनकाल पर्यंत पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है, सामान्य बहुमत द्वारा नहीं। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करती है। उसके कार्यों व आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना। स्वतंत्रता या मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह पहली बार मत नहीं देगा, परंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत कर सकता है। वह अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाता है। वरीयता सूची में उसका स्थान काफ़ी ऊपर है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है।
यानी वह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट के मंत्रियों से ऊपर है। ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता है। लोकसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान के लिए चुनती है। अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है, परंतु वह निम्नलिखित 3 स्थितियों द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। उसके सदन के सदस्य न रहने पर अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र द्वारा और लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने पर ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है। उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। अच्छा, विशेषाधिकार होता है उपाध्यक्ष के पास। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वह पहली बार मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में ही मत करता है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो पीठासीन नहीं होगा, हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है। जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह होता है। उसे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन भत्ते व हकदार है जो भारत की संचित निधि द्वारा देय होता है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे। 11वीं लोकसभा में इस पर सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का हो व उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का। ग्यारहवीं लोकसभा में यह प्रावधान हुआ। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध से हुआ। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उद्भव 1921 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। यह नामकरण 1947 तक चलता रहा। 21 से पहले भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन होता था। 21 से पहले
गवर्नर जनरल जो है पीठासीन होता था। 21 में भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक वाइट व सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष चुना। सच्चिदानंद सिन्हा को और फ्रेडरिक वाइट को पहला अध्यक्ष चुना। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया। विट्ठल भाई पटेल को चुना गया, जो पहले भारतीय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है इन्हें ही जो है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। हालांकि पुरानी व्यवस्था 1947 तक चलती रही, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय भाग को कार्यान्वित नहीं किया गया। जीवी मावलंकर व अनंत सायनाम आयंगर को क्रमशः लोकसभा का पहला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना गया। जीवी मावलंकर और आयंगर को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना गया। जीवी मावलंकर को संविधान सभा के अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय संसद का भी अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने एक दशक तक 1946 से 56 तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। लोकसभा के सभापतियों की तालिका। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। उनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के समान हो जाती है। वह तब तक पद धारण करता है जब तक नई सभापति तालिका का नामांकन न हो जाए। जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करती है। यह बात ध्यान आकर्षण योग्य है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। रिक्त पदों के लिए जितना जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। सामयिक अध्यक्ष। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद समाप्त हो जाता है, अतः यह पद अल्पकालीन होता है। राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति को तब पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 विशेष शक्तियां होती हैं जो सभापति के पास नहीं होती हैं।
लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। अध्यक्ष के विपरीत सदन का सदस्य होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता है। मत नहीं दे सकता है। मत बराबर होने की स्थिति में ही वह मत दे सकता है। जब उपसभापति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। मतलब विचाराधीन स्थिति जब हो तो नहीं कर दे सकता है। अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन और भत्ता भी संसद निर्धारित करती है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो कि भारत की संसद और दुनिया की सांसदों के बीच कड़ी का कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना उपसभापति चुनती है। जब किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नए उपसभापति चुन लेते हैं। उपसभापति अपना पद निम्नलिखित तीन में से किसी कारण से छोड़ता है। यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा दे दे, यदि राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति की अनुपस्थिति में भी वह बतौर सभापति कार्य करता है। दोनों ही मामलों में उसके पास सभापति की सारी शक्तियां होती हैं। इस बात पर बल दिया जाए कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी सदन की कार्रवाई के दौरान अपना मत नहीं दे सकता है। दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने की स्थिति में वह निर्णायक वोट देता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्रवाई में पीठासीन नहीं होता है, भले ही वह सदन में उपस्थित हो। जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है। वह बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है तथा मतदान की स्थिति में भी मत दे सकता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी नियमित वेतन एवं भत्ते का अधिकारी होता है। उसे संसद द्वारा तय किया गया वेतन भत्ता मिलता है, जिसका भुगतान भारत की संचित निधि पर भारित होता है। राज्यसभा के उपसभापति की तालिका राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति इसके सदस्यों के बीच से उपसभापतियों को मनोनीत करता है।
सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में इनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। उस समय उसे सभापति के समान ही अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब पैनल में से कोई उपसभापति भी उपस्थित न हो तो दूसरा व्यक्ति जिसे सदन ने निर्धारित किया हो बतौर सभापति कार्य करता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पैनल का सदस्य उस कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता है। जब उपसभापति का पद रिक्त होता है, इस समय वह सभापति का दायित्व होता है कि वह उपसभापति की नियुक्ति करे। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए जितना जल्द से जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। संसद का सचिवालय। संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। यद्यपि इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान हैं, उनकी भर्ती एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है। वह अस्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। संसद में नेता। सदन का नेता। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री। यदि वह लोकसभा सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है, और राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और उसे उपनेता मनोनीत करने का अधिकार है। इसी तरह का कार्यकारी अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में जाना जाता है। विपक्ष का नेता। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़े पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होना चाहिए। इतनी संख्या पर ही उसके नेता को विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिल सकती है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। इसलिए लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली। उसे वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं। 1965 में पहली बार विपक्ष की नेता को मान्यता मिली थी। 65 में पहली बार मान्यता मिली थी। इसी तरह के कार्य वाले को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। इस तरह के कार्य वाले को ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था है जिसे शैडो कैबिनेट बोलते हैं। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी व्यवस्था है। इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के साथ लिए विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है। यह शैडो कैबिनेट सरकार परिवर्तन होने पर वैकल्पिक कैबिनेट मुहैया कराता है। शैडो कैबिनेट। आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। आइवर जेनिंग्स ने और मंत्री के स्तर का होता है जिसे सरकार वेतन देती है। व्हीप या सचेतक। यद्यपि सदन के नेता एवं विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लिखित नहीं है, फिर भी इन्हें सदन के नियम एवं संसदीय संविधि में क्रमशः उल्लिखित किया गया है। दूसरी ओर व्हीप कार्यालय का उल्लेख न तो भारत के संविधान में, न ही सदन के नियमों और न ही संसदीय संविधि में किया गया है। व्हीप कार्यालय का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है।
प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में अपना व्हीप रख सकता है, अपना व्हीप होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दे के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करे। वह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नज़र रखता है। सदस्यों के लिए माना जाता है कि वे व्हीप के निर्देशों का पालन करेंगे, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संसद के सत्र आहूत करना, सभा में उपस्थित होने का आदेश। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र जो है होते हैं। ये पहला बजट सत्र, दूसरा बजट सत्र जो है फरवरी से मई के बीच तक में होता है। दूसरा मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, और तीसरा जो है शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान या लोकसभा के मामले में विघटन के मध्य की समयावधि है। सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के अत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को अवकाश कहते हैं। स्थगन, संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे तक होती है। दोपहर का जो है भोजन के बाद 2 से 6 बजे तक। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक को कार्य को कुछ निश्चित समय जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है के लिए निलंबित कर दिया जाता है। स्थगन द्वारा कुछ बैठक को कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए निलंबित कर दिया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अभिप्राय है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना। दूसरे शब्दों में, जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति को होती है। वह स्थगन दिन या समय से पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत किसी भी समय। सत्रावसान, पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। सदन के स्थगन एवं सत्रावसान में अंतर को तालिका 22 में देखें। विघटन, एक अस्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। सत्रावसान के विपरीत विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है।
लोकसभा को दो कारणों से विघटित किया जा सकता है: स्वयं विघटित या राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले। जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। यद्यपि जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिसकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है: विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में हैं, चाहे लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता है। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो, समाप्त नहीं होता। स्थगन बनाम सत्रावसान। स्थगन यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, न कि सत्र को। सत्रावसान यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है। यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता है, क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। यह भी किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता। गणपूर्ति या कोरम। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। सदन में मतदान। सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पीठासीन अधिकारी के अलावा निर्णय लिया जाता है। संविधान में उल्लिखित कुछ विशिष्ट मामलों जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, संविधान संशोधन पर कार्यवाही, पीठासीन अधिकारी को हटाना आदि में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। सदन का पीठासीन अधिकारी पहले प्रयास में मत नहीं देता है, लेकिन मत बराबर होने की दशा में वह मतदान कर सकता है। सदन की कार्यवाही किसी अनधिकृत मतदान या भागीदारी या उसकी सदस्यता में किसी रिक्त के बावजूद वैध होगी। लोकसभा में मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय हैं। चर्चा के अंत में लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न पूछकर प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय आमंत्रित करते हैं।
जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे आए बोलें और जो प्रस्ताव के विरोध में है वो नो बोलें। लोकसभा अध्यक्ष तब कहते हैं मैं समझता हूँ प्रस्ताव आइस के पक्ष में, पर नोज जैसी भी स्थिति है। यदि प्रश्न के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जाती तब वे 2 बार बोलेंगे आइस, नोज, तो हैबिट, और उसी अनुसार सदन के समक्ष प्रश्न का निश्चय हो जाएगा। यदि किसी प्रश्न को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जाती है तब वह आदेश करेंगे कि लॉबी स्पष्ट हो जाए। 3 मिनट और 3 सेकंड बीत जाने पर वह प्रश्न दोबारा पूछेंगे और घोषणा करेंगे कि उनकी राय में जीत ऐस की हुई है या नोज की। यदि सभाध्यक्ष को इस प्रकार घोषित की गई राय को फिर चुनौती मिलती है तब वह निर्देश देंगे कि मतों को स्वचालित वोट रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया जाए या आए तथा नो स्लिप का उपयोग किया जाए या फिर सदस्य लॉबी में चले जाएं। यदि लोकसभा की राय में कि बंटवारे यानी कि वोट का अनावश्यक दावा किया गया है, वे सदस्यों से कह सकते हैं कि ए और नो वाले सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जब गिनती हो तब वे सदन के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं। इस मामले में मतदाताओं के नाम नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। संसद में भाषा। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित की है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोनों ही सदनों में समानांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था है। तथापि यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने की 15 वर्षों बाद अंग्रेजी स्वयमेव समाप्त हो जाएगी। यह तिथि 1965 थी। वैसे राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को इस बात का अधिकारी होता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। ये सदन की किसी समिति जिसके वे सदस्य हैं बैठक कार्यवाही में भी भाग ले, लेकिन मतदान का अधिकार बिना इस संवैधानिक उपबंध की पृष्ठभूमियों में 2 कारण हैं के बिना। एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। दूसरे शब्दों में एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसी तरह एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मात्र 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। लेम डक सत्र। यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उन्हें लेम डक कहते हैं।